साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम, दूसरा था लाइपोऑक्सीनेज एंजाइम। फिर साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम करता क्या है, वो इसी एराकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन में। और जो दूसरा हमारे पास एंजाइम था वो था लाइपोऑक्सीनेज। लाइपोऑक्सीनेज का काम क्या है, वो इसी एराकिडोनिक एसिड को ल्यूकोट्रेन के अंदर कन्वर्ट करता है। अब हमारे पास दो सबस्टेंस आ गए, एक तो ल्यूकोट्रेन और दूसरा क्या था, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये हैं क्या, इनका काम क्या था, ठीक है, इनका काम है क्या, हमारे जब किसी टिश्यू की इंजरी हो या सेल डैमेज हो तो ये दोनों करते क्या हैं। ये इसको हम कहते हैं हमारे पास केमिकल मेडिएटर बहुत सारे हैं, तो इसमें से ये भी केमिकल मेडिएटर के एक टाइप है। केमिकल मेडिएटर है क्या, मैं आपको बाद में बताती हूँ। देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन, अभी मैं आपको इसके बारे में भी बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में जानें कि प्रोस्टाग्लैंडिन है क्या। ये एक दिस इज अ ग्रुप ऑफ लिपिड्स ना, ये तब प्रोड्यूस होते हैं दोनों जब किसी सेल की इंजरी हो। यहाँ पर इस बैक्टीरिया ने आकर इस सेल को इंजर किया, तब जाके ये दोनों प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए ना। तो ये कब प्रोड्यूस होते हैं, जब सेल की इंजरी होती है, तब जाके हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्रेन प्रोड्यूस होते हैं। ये दोनों केमिकल मेडिएटर हैं, ठीक है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या है, जो मैंने आपको बताया कि जब कार्डिनल साइन आपको मैंने बताए थे कि उसमें स्वेलन होती है और लॉस ऑफ फंक्शन होता है, रेडनेस होती है, पेन होती है, तो ये जाकर हमारे स्किन के ऊपर वही अपीयरेंस स्किन के ऊपर ले आता है। सेप्टम हम लोगों को दिखाता है कि आपके बॉडी के अंदर किसी टिश्यू की डैमेज हुई है, तभी तो आपको ये सिम्टम्स नज़र आए। ये प्रोस्टाग्लैंडिन का काम है। चले जी आगे हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि मैकेनिज़्म ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, कि सेल के अंदर अगर इंजर्ड हो, सेल इंजर्ड हो, टिश्यू इंजर्ड हो, डैमेज्ड हो, तो इन्फ्लेमेशन शुरू होता है। इन्फ्लेमेशन मैंने आपको बताया दो टाइप के, एक्यूट एंड क्रॉनिक। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में मज़ीद दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है वस्कुलर चेंजिंग, ठीक है, एक होता है वस्कुलर चेंजिंग एंड सेकेंड है सेलुलर इवेंट। वस्कुलर चेंजिंग में क्या होता है, हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एंड सेलुलर सेलुलर इवेंट में ज़्यादातर क्योंकि सेल इन्वॉल्व हैं, तो इसमें ज़्यादातर जब इंजरी है तो वहाँ पर ज़्यादातर कौन से सेल्स इन्वॉल्व होंगे, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। आप वाइट ब्लड सेल इवेंट कह सकते हैं एंड सेलुलर इवेंट भी कह सकते हैं, दोनों सही है। तो अब हम पढ़ेंगे वस्कुलर चेंजिंग। वस्कुलर चेंजिंग में होता क्या है, सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आती है, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैं आप लोगों को नॉर्मल माइक्रो सर्कुलेशन बताऊंगी, फिर उसके बारे में आपको जब कोई इंजरी हो उसके बाद का प्रोसेस बताऊंगी, क्योंकि जब तक मैं आपको नॉर्मल माइक्रो सर्कुलेशन ना बताऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या है, हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन माइक्रो सर्कुलेशन है। ये हम जानते हैं कि ये हमारा आर्टरी है, ये आर्ट्रियोल्स हैं, ये फिर कैपिलरीज हैं, ये वेन्यूल्स एंड देन ये वेन है, ठीक है। तो होता क्या है, जब ब्लड की फ़्लो हो रही है ना, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब ब्लड की फ़्लो होती है तो ये आर्टरी से आर्ट्रियोल, देन कैपिलरीज, देन वेन्यूल, देन वेन ना, तो फिर बैक टू हार्ट। फिर यहाँ पर क्या होता है, ब्लड की सर्कुलेशन हो रही, तो हमारे पास दो प्रेशर हैं। ये ब्लड की सर्कुलेशन एक हमारे पास है, ये देखिए मैं प्रेशर यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमारे पास दो प्रेशर है, एक है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारे पास सपोज़ कितना है, 35, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारे पास आर्ट्रियोल में, आर्ट्रियोल का साइड है ना, ये देखिए आर्ट्रियोल है, ये वेन्यूल है, तो आर्ट्रियोल साइड में हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो 35 है। लेकिन जब ये वेन्यूल की तरफ जाता है तो क्या होता है, इसका जो प्रेशर है वो ड्रॉप होता जाता है, ठीक है, ड्रॉप। तो यहाँ पर जाकर इसका जो प्रेशर था वो ड्रॉप हो गया। लेकिन और नेक्स्ट हमारे पास दूसरा प्रेशर है, वो कौन सा है, स्मोटिक प्रेशर। क्या है हमारे पास, स्मोटिक प्रेशर। स्मोटिक प्रेशर जो था आर्ट्रियल के साइड में, इसका जो था 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। लेकिन ये क्या है, ये कांस्टेंट रहता है आर्ट्रियल साइड में भी, वेन्यूल साइड में भी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आर्ट्रियल साइड में भी 25 था, वेन्यूल साइड में भी 25 हुआ। जबकि हमारे पास जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो आर्ट्रियल साइड में 35 था, और जब वेन्यूल साइड में आया तो वो ड्रॉप होता गया। तो सपोज़ यहाँ पर 15 है। अब आप मुझे बताएं कि कौन सा प्रेशर ज़्यादा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑब्वियसली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है।
तो इट मीन्स कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है तो जो सेल के अंदर फ्लूइड हैं वो इनवर्ड होंगे या आउटवर्ड, ओबियसली वो आउटवर्ड होंगे। वो जो फ्लूइड हैं वो यहाँ से ब्लड कैपिलरी से बाहर निकलकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल एरिया में जाएंगे या फिर बॉडी कैविटी में जाएंगे। ये फ्लूइड है क्या? इसके अंदर हमारे ऑक्सीजन्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हैं, ग्लूकोज हैं एंड अदर न्यूट्रिएंट्स हैं। तो जब फ्लूइड बाहर निकला ना, फिर क्या हुआ? अब हम वेन्यूल साइड में देखेंगे। अब वेन्यूल साइड में तो उल्टा है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो तो ड्रॉप हो गया, जबकि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर वो अभी भी 25 है। तब आप मुझे बताइए नेट चेंज, फ़र्क आए ना नेट चेंज में। तो फ्लूइड जो है ना, फ्लूइड वापस वो इनवर्ड आ जाएंगे, जो फ्लूइड बाहर गए थे वो वापस ब्लड के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो हम बॉडी कैविटी है, ठीक है, इंटरस्टिशियल एरिया है, यहाँ पर फ्लूइड मेंटेन हो गया। पहले जितने भी फ्लूइड बाहर निकले उतने ही फ्लूइड वापस अंदर आ गए। क्यों? क्योंकि हमारे जो ऑस्मोटिक प्रेशर था यहाँ पर सेम था, जबकि हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था वो यहाँ पर आर्टियल एरिया में 35 था, फिर वेन्यूल एरिया में ड्रॉप हुआ 15। दैट्स वाई फिर फ्लूइड वापस अंदर गए, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, जिस बॉडी कैविटी या इंटरस्टिशियल एरिया में फ्लूइड ज़्यादा जमा नहीं हुए। ये क्या था? ये हमारा नॉर्मल कंडीशन, जब बॉडी में मतलब कोई इंजरी ना हो, टिश्यू डैमेज ना हो, तब ये प्रोसेस चलता है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि अगर किसी एरिया में इंजरी हो, टिश्यू का इंजरी हो, टिश्यू डैमेज्ड हो, तब ये वाला प्रोसेस नहीं होता। तब क्या होता है वो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। चले जी, अब हम पढ़ते हैं कि मैकेनिज़्म ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन में मैंने आपको बताया था कि दो इसमें मैकेनिज़्म होते हैं, एक वस्कुलर, दूसरा सेलुलर, ठीक है, या फिर वाइट ब्लड सेल इवेंट। तो इसमें क्या है, इसमें वस्कुलर चेंजिंग में दो प्रोसेस होते हैं। एक तो ये है कि आर्टरियो डायलेशन होता है, दूसरा इंक्रीज परमेबिलिटी। अब आर्टरियो डायलेशन में इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी कि इसमें आर्टरियल डायलेशन किस तरह होता है और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हैं कि वो आर्टरियल को डायलेट करें। चले जी, मैंने पहले बताया था कि हमें जहाँ पर जब जिस साइड में भी इंजरी है वहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमें ये भी पता है कि ये क्या है, आर्टरियल्स हैं। आर्टरियल्स के ऊपर क्या है, यू इस तरह स्मूथ मसल्स मौजूद हैं। ठीक है, स्मूथ मसल्स मौजूद हैं। तो हमें इस एरिया में ज़्यादा ब्लड चाहिए, तो इस स्मूथ मसल को रिलैक्स होना है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर ज़्यादा ब्लड चाहिए, यहाँ पर एक इंजरी हुई है तो इसको रिकवर करना है और इस एरिया में ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर स्मूथ मसल्स की वजह से आर्टरीज डायलेट नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर ब्लड आने के लिए आर्टरीज को डायलेट होना पड़ेगा। बट आर्टरीज डायलेट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर स्मूथ मसल्स मौजूद हैं। तो इन स्मूथ मसल को रिलैक्स करने के लिए हमें क्या चाहिए, केमिकल मेडिएटर की ज़रूरत है, क्योंकि केमिकल मेडिएटर इन स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेंगे, तब जाके आर्टरीज डायलेट होंगे और फिर इंजर एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आएंगे। तो केमिकल मेडिएटर है क्या? हमें पता है कि हमारे पास दो टाइप के सेल्स थे ना, पेरेन्काइमल सेल एंड स्ट्रोमल सेल। जब ये इंजर्ड हुए ना तो इनसे क्या हुआ, इन्हीं से केमिकल मेडिएटर रिलीज़ हो गए। ठीक है, इन्हीं से केमिकल मेडिएटर रिलीज़ होंगे। वो केमिकल मेडिएटर ये क्या है, ये हैं प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है, हिस्टामीन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, प्लेटलेट एक्टिंग ग्रोथ फैक्टर, साइटोकाइंस, ये सब केमिकल मेडिएटर हैं। लेकिन अभी यहाँ पर फ़िलहाल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हमें 3 केमिकल मेडिएटर की ज़रूरत है। वो कौन कौन से हैं? वो है प्रोस्टाग्लैंडिन E2, हिस्टामिन्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। ये तीनों क्या करते हैं, ये यहाँ से रिलीज़ होकर, ठीक है, जो इंजर्ड सेल्स थे यहाँ से रिलीज़ होकर वो आते हैं अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करते हैं। ये रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करने के बाद फिर क्या होता है, ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये रिलैक्स हो जाते हैं और ये जो आर्टरीज़ हैं, आर्टरीज़ डायलेट होते हैं। जब आर्टरीज़ डायलेट हो जाएं तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो होने लग जाता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा तो आप बताएं हमें कि जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था और ऑस्मोटिक प्रेशर था, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कोलाइडल प्रेशर भी कह सकते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था वो हमारा नॉर्मली क्या था, 35 था,
अब 35 रहेगा क्या? ऑब्वियसली अभी 35 नहीं रहेगा। जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ये कितना होगा? 55 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो यहाँ पर आर्टियल साइड में जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था वो ज़्यादा ब्लड फ्लो होने की वजह से 55 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हुआ। और जब यही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वेन्यूल की तरफ जाएगा तो ड्रॉप तो होगा बट इतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनिशियली यहाँ पर इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा था। तो वेन्यूल साइड में भी ड्रॉप होते होते होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर था, ऑस्मोटिक प्रेशर सपोज यहाँ 25 है, यहाँ भी 25 है, लेकिन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पर 55 है और यहाँ पर अगर हम कहें तो यहाँ पर भी 35 इसको ले लेते हैं, ठीक है, 35 है। अब आप बताएं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर आर्टियल साइड में ज़्यादा है। 55 जाहिर सी बात है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है। तो यहाँ पर फ्लूइड क्या करेंगे? फ्लूइड इनवर्ड होंगे या आउटवर्ड, क्योंकि नेट चेंज आप देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क है। नेट चेंज 55 में से 25 को माइनस करें, आपके पास नेट चेंज आएगा और नेट चेंज कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो जाहिर सी बात है जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगी तो फ्लूइड क्या करेंगे? तो वो आउटवर्ड जाएंगे, ठीक है। लेकिन नॉर्मली और पैथोलॉजिकल दोनों में यही हुआ कि हाइड्रोस्टैटिक ज़्यादा था यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो फ्लूइड बाहर चला गया, ठीक है, बॉडी कैविटी के अंदर। बट नॉर्मली फिर हमने पढ़ा था कि जब नॉर्मली कोई इंजर्ड सेल इंजर ना हो, टिश्यू डैमेज ना हो, तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा हो गया था और हाइड्रोस्टैटिक कम, जिसके वजह से फ्लूइड वापस इनवर्ड होने लगे ना। बट यहाँ पर इस सेल की इंजरी हुई है, स्मूथ मसल रिलैक्स हो गए, आर्टरील डायलेट हो गए, ब्लड फ्लो ज़्यादा स्पीडी से होने लगा और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा था, 35 नहीं था, 55 है। ड्रॉप हुआ अभी भी, लेकिन हमारे पास वेन्यूल साइड में अभी भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है। तो अब मुझे बताएं नेट चेंज है ना यहाँ पर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर अभी भी कम है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अभी भी ज़्यादा है। क्या फ्लूइड इनवर्ड होंगे? नहीं, फ्लूइड स्टिल आउटवर्ड होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो वेन्यूल साइड में ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है, तो इसलिए फ्लूइड आउटवर्ड होंगे। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है? इंटरस्टिशियल एरिया में हमारे पास फ्लूइड जमा होते जाएंगे, बहुत ज़्यादा फ्लूइड आएंगे। तो इस फ्लूइड के आने को हम क्या कहते हैं? इसका एक टर्म है, हम इसको कहते हैं। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक्सेसिव फ्लूइड जो है ना वो बाहर आ रहे हैं इंटरस्टिशियल एरिया में। तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं? एक्सोडेशन। एक्सोडेशन है क्या? excessive escape of protein rich fluid from muscular compartment into interstitial area in inflammatory zone, ठीक है। तो ये एक, इसके अलावा हम इसको एडिमा भी कह सकते हैं, ठीक है, एडिमा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सेसिव फ्लूइड जमा हो रहा है और ये जो इंटरस्टिशियल एरिया है ये स्वेलिंग करने लग जाता है, स्वेलन होती है। तो हमने कार्डिनल साइन में पढ़ा था कि हमें स्वेलिंग होती है, रेडनेस और हॉट। तो यहाँ पर ब्लड फ्लो जो है ना, ब्लड फ्लो की वजह से ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है, तो हमें स्किन के ऊपर क्या नज़र आएगा? रेडनेस, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या फील करेंगे? उस एरिया में आप फील करेंगे कि गर्माइश आपको फील होगी, हॉट। तो ये दोनों देखो, हमने पढ़ा था ना कि कार्डिनल साइंस में, तो ये इनकी वजह से, ब्लड फ्लो की वजह से ये दोनों साइन हमें नज़र आएंगे, ये दोनों सिम्पटम हमें नज़र आएंगे। और ये जो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लूइड फ्लो करेगी यहाँ से इंटरस्टिशियल एरिया में, तो बैलेंस नहीं रहेगा, मेंटेन नहीं होगी। नॉर्मली अगर आउटवर्ड हो रहा था तो वेन्यूल साइड में इनवर्ड भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जस्ट आउटवर्ड सारी चीज़ें आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है एडिमा होगी ना, एडिमा होगी तो स्वेलिंग यहाँ पर होगी, स्वेलन, ठीक है, स्वेलिंग हो गया इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट होने की वजह से। इसके अलावा हमें पता है कि हमारे एंडोथेलियल सेल के ऊपर क्या मौजूद है, ये क्या है, ठीक है, एंडोथेलियल सेल के ऊपर, ये ब्लड वेसल के ऊपर क्या है? एंडोथेलियल सेल्स मौजूद हैं। नॉर्मली अगर हम देखें तो एंडोथेलियल सेल इस तरह हैं, इनके ऊपर कोई भी, देखिए दरमियान में कोई भी गैप नहीं है। वैसे तो इस तरह ड्रॉ किया जाता है, इस तरह, क्योंकि इनकी शेप इस तरह होती है, ठीक है, इस तरह। इस एरिया में ये जो सेंटर है थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है, तो ये होता है इस तरह। लेकिन
जब इंजरी हो सेल की, जब टिश्यू डैमेज्ड हो, तो एंडोथेलियल सेल इस तरह नहीं रहते, उनके दरमियान क्या होता है, गैप आ जाती है, गैप आ जाती है, बहुत ज़्यादा गैप आ जाती हैं। वो ये गैप आती क्यों है, ये कौन, इस रीज़न क्या है इनको दरमियान में एंडोथेलियल सेल के गैप का। तो ये जिस तरह यहाँ पर हमने देखा था कि केमिकल मेडिएटर थे ना, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, हिस्टामाइन, नाइट्रिक ऑक्साइड, इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों ने जाकर यहाँ पर स्मूथ मसल को रिलैक्स किया, आर्टरी डायलेशन हुई, ब्लड फ्लो ज़्यादा स्पीडी से होने लगा। ठीक है, ब्लड फ्लो जब स्पीडी से हुआ तो कि मतलब ब्लड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, और हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है ताकि हम वो इंजर एरिया को वापस ठीक कर सकें। तो ब्लड जब आएगी तो हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी ना। दूसरा कि ब्लड यहाँ पर आया, इंजरी तो यहाँ पर हुई है, तो ये चीज़ें यहाँ पर कैसे आएंगी, ठीक है, यहाँ पर कैसे आएंगी, तो यहाँ पर इन्हीं एंडोथेलियल के गैप के जो गैप बनाना, यहाँ से फ्लो करते हुए इंजर एरिया में आ जाएंगे ब्लड। लेकिन यहाँ पर ये गैप इस बना कैसे, तो ठीक है, जब गैप बनता है ना एंडोथेलियल सेल के दरमियान, तो इसको हम दो नाम देते हैं। एक तो हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है। अच्छा जी, तो ये केमिकल जो मेडिएटर है ना, मैंने बताया ना, ये प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामाइन, नाइट्रिक ऑक्साइड स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं, फिर जाकर वैसोडाइलेशन होती है। ओके, इसके अलावा हमारे पास और भी केमिकल मेडिएटर हैं। यहाँ पर तो हमने देखा था कि ल्यूकोट्रेंस प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन मैंने इसका फंक्शन आपको नहीं बताया कि इसका फंक्शन है क्या। ठीक है, इसका फंक्शन मैंने नहीं बताया आपको है क्या। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का तो फिर भी मैंने फंक्शन बताया कि वो स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं ना। यहाँ पर जो एराकिडोनिक एसिड ने प्रोड्यूस किए थे दो, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्रेन। प्रोस्टाग्लैंडिन का मैंने बताया कि स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं, लेकिन मैंने आपको ल्यूकोट्रेन का नहीं बताया कि इसका फंक्शन है क्या। ल्यूकोट्रेन एक केमिकल मीडिएटर है, ब्रोडोकाइन्स भी केमिकल मेडिएटर है, ये दो, और एक हिस्टामिन, ये तीन। हिस्टामिन, ठीक है, हिस्टामिन ने यहाँ पर भी स्मूथ मसल को रिलैक्स किया। इसके अलावा ये ल्यूकोट्रेंस, हिस्टामिन्स एंड एक और चीज़ है हमारे पास, वो क्या है, ब्रोडोकाइन्स। ये क्या करते हैं, ये तीनों जाकर एंडोथेलियल सेल के ऊपर, इनका जो रिसेप्टर है इनके ऊपर बाइंड करते हैं। ये जब तीनों इसके ऊपर बाइंड करेंगे तो सेल, एंडोथेलियल सेल श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, जब एंडोथेलियल सेल श्रिंक हो जाएगी तो जाहिर सी बात है इनके दरमियान गैप आएगा कि नहीं आएगा, है ना। गैप मीन्स इन तीनों केमिकल मेडिएटर की वजह से, इन तीनों केमिकल मेडिएटर की वजह से क्या होता है, इन एंडोथेलियल के ऊपर गैप आना शुरू होता है। हिस्टामिन हमें कहाँ से मिला, हिस्टामिन हमें मास्ट सेल से मिला। ठीक है, मास्ट सेल है क्या, स्ट्रोमल सेल एक टाइप है, इसके ऊपर मास्ट सेल के अंदर हिस्टामिन प्री फॉर्म्ड, पहले से बना हुआ होता है। ठीक है, पहले से बनाकर रख देता है, फिर बाद में जब ज़रूरत हो तो प्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है, हिस्टामिन हमें यहाँ मास्ट सेल से मिला। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं सॉरी ब्रूटाकाइन्स जो हमारे पास है, ये भी आकर एंडोथेलियल सेल की लिंकेज करता है ना। ये ब्रूटाकाइन्स हमें कहाँ से मिला, यहाँ से जब प्लाज्मा फ्लूइड जो है वो लीक करके इंटरस्टिशियल एरिया में आई ना, इन्हीं के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स भी मौजूद थे, तब वहाँ से जाकर हमें ब्रूटाकाइन्स केमिकल मेडिएटर मिला। थर्ड जो हमारे पास है ल्यूकोट्रेन को तो आपको पता है कि ये जब सेल की इंजरी हुई तब हमें जाकर प्रोड्यूस हुआ ना, इन सेल की इंजरी हुई तब जाकर प्रोड्यूस हुआ। तो ठीक है, इस तरह के सेल की श्रिंकेज को, जो कम्प्लीटली सेल की श्रिंकेज होती है ना, लाइक दिस, कि ये मैं यहाँ पर बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये जो नॉर्मल एंडोथेलियल सेल है इस तरह है ना, नॉर्मल एंडोथेलियल सेल। लेकिन होता क्या है, जब ये तीनों केमिकल मेडिएटर आते हैं, ब्रोडोकाइन्स, ल्यूकोट्रेन्स एंड हिस्टामिन, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर रिसेप्टर पर इनकी मौजूद है, रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। रिसेप्टर बाइंड करने के बाद ये सेल की श्रिंकेज इस तरह करते हैं। ठीक है, सेल की श्रिंकेज उन्होंने इस तरह कर लिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस टाइप के सेल की श्रिंकेज को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, कम्प्लीटली एंडोथेलियल सेल श्रिंक हो जाता है, तो उसके दरमियान गैप आ जाती है, और इन्हीं गैप के ज़रिए जो फ्लूइड हैं वो बाहर आ सकते हैं, ये कौन सा श्रिंकेज था,
कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा हमारे पास एक और है श्रिंक, यानी सेल जब एंडोथीलियल सेल श्रिंक करता है तो किस तरह का श्रिंकेज है। ये एंडोथीलियल सेल है, अगेन नॉर्मल एंडोथीलियल सेल। तो नॉर्मल एंडोथीलियल सेल में जब साइटोकाइंस, ठीक है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हिस्टामिन्स, ल्यूकोट्रेंस एंड ब्रोडोकाइंस ने आकर, इन तीनों केमिकल मीडिएटर ने आकर इस एंडोथीलियल सेल के रिसेप्टर के ऊपर बाइंड किया, तब सेल की श्रिंकेज हुई, कम्प्लीटली एंडोथीलियल सेल की श्रिंकेज हुई। अब क्या होता है हमारे पास, ये देखें यहाँ पर केमिकल मीडिएटर एक और है ना, साइटोकाइंस, स्पेशली कौन सा, इंटरल्यूकिन्स 1 एंड ट्यूमर निक्लेटेड फैक्टर। ये जब आकर इन एंडोथीलियल सेल के ऊपर बाइंड करेगा तब सेल की श्रिंकेज किस तरह होगी, यहाँ से ये जो सेल की एजेस हैं जस्ट यहाँ से श्रिंकेज होगी बस। ये ऊपर वाला एरिया श्रिंक नहीं होगा, ठीक है, ऊपर वाला एरिया श्रिंक नहीं होगा। इस श्रिंक को हम क्या कहते हैं और इस श्रिंक को हम क्या कहते हैं, ये इस तरह जब एंडोथीलियल की कंप्लीट श्रिंकेज होगी तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और जब जस्ट एजेस, जो एंडोथीलियल सेल के एजेस हैं वो श्रिंक्ड होंगी तो हम इसको क्या कहेंगे, रिट्रैक्शन। ठीक है, हमने पढ़ा था यहाँ पर, मैंने आपको बताया कि हम वस्कुलर चेंजिंग में 2 टाइप के प्रोसेस पढ़ेंगे। एक तो आर्टरियल डायलेशन पढ़ेंगे जिसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा होगी और स्किन के ऊपर रेडनेस एंड हॉट हमें फील होगा, वो हमने पढ़ लिया कि किस तरह आर्टरियल डायलेशन हुआ। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि इंक्रीज परमेबिलिटी में क्या होगा, एक्सुडेशन प्रोड्यूस हुआ कि नहीं, ये देखें इंक्रीज परमेबिलिटी हुई ना, यानी फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह जितने भी फ्लूइड्स हैं वो बाहर आ गए। यहाँ पर हमारे बॉडी कैविटी में एक्सुडेशन हुआ। एक्सुडेशन और एडिमा का एक टाइप है। क्यों एडिमा, क्योंकि इसमें इंटरस्टिशियल एरिया में ज़्यादा फ्लूइड जमा हो गए, इसके वजह से वहाँ पर स्वेलिंग हो गई ना, स्वेलिंग हुई और एंडोथीलियल सेल के दरमियान गैप आ गई। गैप किसने प्रोड्यूस किया, एक तो कंप्लीट जो सेल की श्रिंकेज हुई उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा जस्ट एजेस है, जहाँ जस्ट एजेस में, ठीक है, एंडोथीलियल की एजेस में श्रिंकेज हुई उसको हम क्या कहते हैं, रिट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन किसने करवाया है, वो केमिकल मेडिएटर ने करवाया। वो केमिकल मेडिएटर किसने प्रोड्यूस किए, ये जो इंजर्ड टिश्यूज़ थे इन्होंने प्रोड्यूस किए। जिस केमिकल मेडिएटर ने कम्प्लीटली एंडोथीलियल सेल की कॉन्ट्रैक्शन की, वो कौन कौन से केमिकल मेडिएटर थे, वो होते हैं ल्यूकोट्रेंस, ठीक है, वो होते हैं ल्यूकोट्रेंस, ब्रोडीकाइंस और तीसरा कौन सा था, हिस्टामिन्स। इन तीनों ने जाकर इस एंडोथीलियल सेल की कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन करवाई। और जहाँ पर जस्ट एंडोथीलियल के साइड में एजेस में कॉन्ट्रैक्शन हुई वो किसने किया, साइटोकाइंस ने। स्पेशली कौन से साइटोकाइंस के बहुत सारे टाइप्स हैं, स्पेशली इंटरल्यूकिन्स 1 एंड ट्यूमर निक्लेटेड फैक्टर ने। इन दोनों ने क्या किया, एंडोथीलियल सेल को श्रिंक किया ताकि यहाँ से जो ब्लड थे वो यहाँ से फ्लो करके आएँ और ये जो इंजर्ड एरिया है, यहाँ पर जो सेल डैमेज हुए हैं, यहाँ पर आकर वो उसको रिपेयर करें, उसको ठीक करें और यहाँ पर वो जो बैक्टीरिया उसको वो इनगल्फ करें, वो जो डेड टिश्यू हैं उनको वो रिपेयर करें। ये कौन सा मैकेनिज़्म हमने पढ़ा, ये था वस्कुलर चेंजिंग, ठीक है। वस्कुलर चेंजिंग में हमने 2 प्रोसेस थे, आर्टरियल डायलेशन वो हमने पढ़ा, दूसरा था इंक्रीज परमेबिलिटी, वो भी हमने पढ़ा। अब इंक्रीज परमेबिलिटी किस तरह हुई, ठीक है। इंक्रीज परमेबिलिटी हमारे तीन रीजन्स की तीन वजह से होती हैं। एक तो था कॉन्ट्रैक्शन ना, कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको कहा कि कॉन्ट्रैक्शन में हिस्टामिन, ब्रोडोकाइंस और ल्यूकोट्रेंस ये तीनों इन्वॉल्व होंगे। ये क्या करेंगे, ये जाकर वेन्यूल्स के ऊपर जो एंडोथीलियल सेल हैं उनके रिसेप्टर पर बाइंड करेंगे और वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन जब होगी तो जाहिर सी बात है वहाँ से जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल एरिया में आएंगे। ये लेकिन प्रोसेस क्या है, ये इमीडिएट एंड शॉर्ट है। जैसे कि ये उस वक्त होती है जब आप किसी को ज़ोर से थप्पड़ मारेंगे, ठीक है, ज़ोर से थप्पड़ मारेंगे तब जाके हिस्टामिन, ब्रोडोकाइंस, ल्यूकोट्रिन ये जाकर एंडोथीलियल सेल के ऊपर बाइंड करेंगे और श्रिंक करेंगे, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म होगा, कुछ घंटे के बाद वो उसे कुछ फील नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा,
ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन होता कहाँ पर है, ये ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्शन हमारे वेन्यूल साइड में, ठीक है, वेन्यूल साइड में। क्यों वेन्यूल साइड में, ये वेन्यूल साइड है और ये आर्ट्रियल साइड है ना, वेन्यूल साइड में, ज़्यादातर वेन्यूल साइड में, क्योंकि इसके रिसेप्टर्स ज़्यादातर वहीं पर मौजूद है। इस साइड में ज़्यादा रिसेप्टर्स मौजूद नहीं हैं, केमिकल मेडिएटर के रिसेप्टर ज़्यादा मौजूद नहीं है, इसीलिए जो केमिकल मेडिएटर वो ज़्यादा इस तरफ जाते हैं और इस तरफ के जो एंडोथेलियल सेल हैं उनको श्रिंक करते हैं। अब दूसरा था रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन में कौन सा केमिकल मीडिएटर इन्वॉल्व हुआ था, वो तो साइटोकाइंस। साइटोकाइंस के बहुत टाइप्स हैं, हमने जस्ट इंटरल्यूकिन्स 1 एंड ट्यूमर नेग्लेक्टेड फैक्टर का जिक्र किया। क्यों, क्योंकि ये दोनों मोस्टली जब टिश्यू इंजर्ड होते हैं तो ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं उसको रिपेयर करने में। अब रिट्रैक्शन में क्या था, इसमें ये जो है ये प्रोसेस ये वो था इमीडिएटली, जैसे उसने थप्पड़ कस के मारा ये तीनों केमिकल मेडिएटर रिलीज़ हो गए और वहाँ पर बाइंड किया, शॉर्ट टाइम लेकिन बाइंड किया फर्स्ट। ये है कि साइटोकाइंस वो फ़ौरन इमीडिएटली नहीं आ जाते हैं, ठीक है, वो इमीडिएटली वहाँ पर एंडोथेलियल सेल की श्रिंकेज नहीं करते, वो थोड़ी देर बाद श्रिंकेज करते हैं, उसको हम रिट्रैक्शन कहते हैं। ये भी जाकर वेन्यूल साइट में बाइंड करते हैं, क्योंकि वेन्यूल साइट के जो एंडोथेलियल सेल हैं वहाँ पर इसके रिसेप्टर्स मौजूद हैं। तीसरा जो है जिसमें एंडोथेलियल सेल की श्रिंकेज होती है, गैप आ जाता है, वो रीज़न क्या है गैप की, वो है फिज़िकल डिस्ट्रक्शन। फिज़िकल डिस्ट्रक्शन किस तरह होता है, फिज़िकल डिस्ट्रक्शन में ये है कि कम्प्लीटली, जैसे कि आर्टरी साइड में, कैपिलरी साइड में, वेन्यूल साइड में जितने भी एंडोथेलियल सेल है सब के दरमियान गैप जंक्शन हो जाता है, गैप्स आ जाती हैं, गैप्स आ जाती हैं एंडोथेलियल सेल के। अदरवाइज़ हम कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन में जस्ट वेन्यूल साइड में गैप आती है ना, एंडोथेलियल के दरमियान गैप आती है, बट जो फिज़िकल डिस्ट्रक्शन हो तो कम्प्लीटली आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्यूल जितने भी इनके ऊपर एंडोथेलियल सेल हैं सब के अंदर सब एंडोथेलियल के अंदर गैप आने लग जाते हैं। तो ये कंडीशन कौन सा है, जब जैसे फिल्मों में होता है ना, कोई हीरो ज़ोर से किसी गोंडे को मारे ना अपनी हीरोइन को बचाने के लिए, तो वो कस के उठाकर चेयर्स इस तरह खूब धुलाई करता है, तो ये उस कंडीशन में फिज़िकल डिस्ट्रक्शन होती है। अदरवाइज़ नॉर्मल कंडीशन में ये कंट्रैक्शन और रिट्रैक्शन होता है। लेकिन जब किसी की अच्छी खासी पिटाई हो ना, तो उस दौरान में क्या होता है, फिज़िकल डिस्ट्रक्शन, क्योंकि जितने भी ब्लड वेसल के एंडोथेलियल सेल हैं सब के दरमियान गैप आ जाता है और फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा मूव हो जाते हैं बॉडी कैविटी में, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूजन होती है। फिर उसको कोई पूछता है कि ये सूजन क्यों हुआ है ना, जाहिर सी बात है फ्लूइड जमा हो गए बॉडी कैविटी में मार खाने के बाद, हाँ, तो ये इस वजह से। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेलुलर इवेंट बताऊंगी और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन था वो सब नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी।